हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे साइंस में अम्ल क्षार और लवण के बारे में। अम्ल क्षार और लवण के बारे में। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि क्या आप लोगों को पता है कि दही और नींबू का रस और सिरका क्या होता है। दही दही और नींबू का रस, नींबू का रस, नींबू का रस और सिरका, सिरका जो है, क्या आपने कभी खाया है या चखा है या नींबू का रस पिया है। तो यदि आप लोगों ने ये सब पिया होगा तो आप लोगों को इसका स्वाद कैसा लगता है, मेरा यह सवाल है। तो मैं आप लोग नहीं बताएंगे क्योंकि ये जो है वीडियो ये रिकॉर्डिंग फॉर्म में है। मैं आप लोगों से सवाल जो पूछ रहा हूँ वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दीजिएगा और मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि यह आप लोग को स्वाद में कैसा लगता है। तो खट्टा लगता है। कैसा लगता है? खट्टा, खट्टा लगता है। अब देखिए, जो चीज़ खट्टी होती है वो चीज़ अम्ल हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन जो अम्ल होता है वो ज़रूर खट्टा होता है। ऐसा सिद्ध हो चुका है। मतलब कि सभी अम्ल जो होते हैं, सभी अम्ल जो होते हैं, सभी एसिड कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। याद रखना है, सभी एसिड कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और एसिड जो होते हैं ए वाले जो दही नींबू और नींबू का रस, दही नींबू का रस और सिरका जो है, सिरका जो है, सिरका उल्टा लिख गया है। एक सेकंड, इसको मैं मिटाता हूँ, फिर से लिखता हूँ। सिरका जो है, सिरका जो है, यह कैसे अम्ल होते हैं? तो यह तीनों जो हैं, यह तीनों जो हैं, यह प्राकृतिक कैसे हैं? प्राकृतिक एसिड हैं। याद रखना है, प्राकृतिक एसिड हैं। इन सब के बारे में आप लोगों को भूलना नहीं है। आगे देखेंगे हम लोग खाने का सोडा। आप लोग खाए होंगे और देखे भी होंगे। खाने का सोडा जो होता है, खाने का सोडा, खाने का सोडा भी आप लोग खाए होंगे। इसका स्वाद कैसा लगता है? तो इसका स्वाद ऐसा लगता है कि इसका स्वाद जो होता है कड़वा लगता है। याद रखना है, इसका स्वाद कैसा लगता है? कड़वा लगता है। और जो कड़वा लगता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय। कैसा बोलेंगे? क्षारीय है। यह कैसा है? क्षारीय है। और यह कड़वा होने के साथ साथ जो क्षारीय होता है वह चिपचिपा भी होता है। कैसा होता है? चिपचिपा होता है। एक सेकेंड, चिपचिपा होता है, चिपचिपा होता है। तो जो क्षारीय चीज़ होती हैं वो चिपचिपी होती हैं और क्षारीय चीज़ में कड़वा, जो क्षारीय होगा वो कड़वा भी होगा। तो जो आप लोगों को मैं एक चीज़ देता हूँ, आप लोग थोड़ा स्वाद देखिएगा। खाने का सोडा और उसके बाद एक होता है साबुन। साबुन आप लोग देखे होंगे, नहाने और धोने वाला दोनों में कोई भी देखिएगा साबुन। और धावन सोडा जो होता है धोने का धावन सोडा जो होता है, धोने वाला सोडा जो होता है, धावन सोडा जो होता है, उसको भी आप लोग थोड़ा सा चखिएगा। मतलब मेरे कहने से ऐसा नहीं है कि पूरा खा लेना है। मैं आप लोगों को खाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग जैसे हाथ पर रख कर बस उसका जिसे ऐसा लगे कि मतलब चख सकते हैं, तो बस इन सब चीज़ों का थोड़ा हल्का स्वाद लीजिएगा। मतलब कि 0.5 mm के करीब एक दाना आप खाएंगे। खाएंगे नहीं, बस मुंह पर रखेंगे तो आपको कड़वा लगेगा और थूक दीजिएगा। ऐसी चीज़ नहीं है, मैं खाने के लिए बोल रहा हूँ। आप लोग कोई दूसरी चीज़ मत खा लीजिएगा जो कड़वी लगे। हाँ, लेकिन आप साबुन को टेस्ट कर सकते हैं, दाउन सोडा को भी टेस्ट कर सकते हैं, खाने वाले सोडा को टेस्ट करते हैं। इन तीनों के अलावा मेरे बताने के हिसाब से और कुछ मत खाइएगा, नहीं तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। पेट में दर्द होगी, आप डॉक्टर के पास जाएंगे और फिर मेरी वीडियो पर आप ब्लेम करेंगे और फिर जो होगा देख लिया जाएगा। लेकिन इन जो चीज़ों को मैंने खाया है और आप लोगों को बता रहा हूँ। तो चलिए हम लोग देखेंगे। अब देखिए, जो अम्ल जो होता है कैसा होता है? अम्ल जो होता है, अम्ल की प्रकृति कैसी होती है? अम्ल की प्रकृति कैसी होती है? तो अम्ल कैसा होता है? खट्टा होता है। याद रखना है, अम्ल का कैसा होता है? खट्टा होता है। और क्षार कैसा होता है? क्षार कैसा होता है? क्षार जो होता है यह कड़वा होता है। याद रखना है, क्षार जो होता है कड़वा होता है। अम्ल खट्टा होता है और क्षार जो है कड़वा होता है। याद रखना है ये सब चीज़ों को। अम्ल की अम्ल और क्षार की को नापने के लिए सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने अम्ल और क्षार को मापने के लिए, इसको मापने के लिए कितना अम्ल है कितना क्षार है, मापने के लिए याद रखना है सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक।
कौन से वैज्ञानिक थे? सोरेनसन। कौन से वैज्ञानिक थे? याद रखना है, सोरेनसन। सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने पीएच स्केल की खोज की थी। किस स्केल की? पीएच स्केल की खोज की थी। पीएच स्केल की खोज कर दी थी। और इस स्केल में जो पैमाना होता है किससे कितना होता है? 0 से लेकर 14 के बीच होता है। मैं इस पैमाने को आगे वाली स्लाइड पर बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे हम लोग स्लाइड बनाएंगे, ऐसे स्लाइड बनाएंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0 और यहाँ पे लिखेंगे 14 और यहाँ पे बीच में लिखेंगे 7। अब हम लोग यहाँ से 1 2 3 4 5 6 बस 7, फिर ये 8 9 10 11 12, एक सेकेंड, 12 13 13 के बाद यहाँ पे 14। तो हम लोग यहाँ पे अरे यहाँ पे 1 2 3 4 5, अरे गलत हो गया क्या यार? 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, फिर 8 9 10 11, फिर उसके बाद 12 और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 13 13। फिर इसको मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ, 13 13 के बाद यहाँ पे हो जाएगा 14 14। तो यहाँ से यहाँ तक जो होता है, यहाँ से हम लोग लेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो होते हैं अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। 0 से लेके 7 तक जो भी चीज़ होगी अम्लीय होगी, और 7 से लेके 14 के बीच जो होगा यह कैसा होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। कैसा होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। याद रखना है सब चीज़ें। तो अब इसमें भी हम लोग देखेंगे 0 से लेके 3 तक और 3 से लेके 7 तक, 0 से लेके 3 तक और 3 से लेके 7 तक क्या होगा? और 7 से फिर लेके यहाँ पर 0 से लेके 3 तक नहीं है, यहाँ पर मैं एक चीज़ भूल गया हूँ। यहाँ पर 0 से लेके 3.5, तो 0 से 3.5 के बीच और 3.5 से 7 के बीच, और फिर उसके बाद 7 से 10.5 और 10.5 के बाद 14। अब देखिए, अब इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रबल अम्ल। क्या बोलेंगे? 0 के करीब जो रहेगा, जो जितना 0 के करीब रहेगा उसका प्रबलता होगी अम्लीय में बढ़ेगी। मतलब क्या होगा? 7 की ओर जाएगा तो 7 की ओर जाने पर जैसे अम्लीयता क्या होती है? अम्लीयता जो होती है घट जाती है। अम्लीयता क्या होती है? घट जाती है। वहीं पर जो क्षारीयता होती है 14 से लेकर 7, 14 से 7 की तरफ आने पर, 14 से 7 की तरफ आने पर क्षारीयता जो होती है, क्षारीयता जो होती है वो घट जाती है। याद रखना है। अब इसी के विपरीत करेंगे तो अगर इधर जाएगा यह चीज़, तीर मैं बता देना चाहूँगा, यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से इधर जाएगा तो यह अम्लीयता बढ़ जाएगी, अम्लीयता बढ़ जाएगी, और यहाँ से इधर जाएगा तो यह क्षारीयता बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं? क्षारीयता बढ़ जाएगी। अब यहाँ से 0 से 7 के बीच तो अम्ल होगा और 7 से 14 के बीच क्षार होगा। अब देखेंगे 0 से 3.5, यहाँ पे 3.5 और यहाँ पे 10.5 के बीच में। अब देखेंगे यहाँ पर क्या होगा? तो यह प्रबल अम्ल होगा। कैसा अम्ल होगा? प्रबल अम्ल होगा। याद रखना है, प्रबल अम्ल होगा। और यहाँ पे क्या होगा? प्रबल क्षार होगा। यहाँ पे क्या होगा? प्रबल क्षार होगा। अब यहाँ पे दुर्बल अम्ल होगा बीच में, और दुर्बल मतलब कमजोर अम्ल, समझ रहे हैं? कमजोर अम्ल। और यहाँ पे जो होगा दुर्बल क्षार होगा। याद रखना है, दुर्बल क्षार होगा। अब देखते हैं हम लोग, जो एक चीज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को एकदम याद रखना है कि जो ये प्रबल अम्ल होता है, ये पूछ देता है कि प्रबल अम्ल का जो रेंज होती है वो कितनी होती है? तो 3.5 से लेके 0 के बीच होता है। मतलब कि अगर 3.5 से नीचे जब जाएगा तो प्रबल अम्ल की श्रेणी में आएगा। याद रखना है, प्रबल अम्ल की श्रेणी में आएगा।
और जो प्रबल अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल जो होते हैं वो याद रखना है आप लोगों को, वह क्या होते हैं, प्रबल अम्ल जो होते हैं कृत्रिम होते हैं। कैसे होते हैं, कृत्रिम होते हैं। और जो दुर्बल अम्ल होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं, याद रखना है, प्राकृतिक होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, याद रखना है। दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल में यही अंतर होता है। अब हम लोग देखेंगे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के एक उदाहरण को देख लेते हैं। प्रबल अम्ल में जो होता है कृत्रिम होगा, तो कृत्रिम में आप देखे होंगे एक होता है HCl, एक सेकेंड, इसको यहाँ से AHCl, HCl होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, फिर उसके बाद होता है H2SO4, H2SO4। अब देखेंगे यहाँ पर हम लोग, यहाँ पे एक प्राकृतिक अम्ल के अंतर्गत आएगा आम, फिर इमली, याद रखना है सब चीज़ें आप लोगों को। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे अगली स्लाइड में देखेंगे HCl की बात मैंने की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3, इन तीनों के को हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को 3:1 के अनुपात में मिला देने पर जो अम्ल बनेगा, यहाँ पे अम्ल बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्वा रेजिया। क्या बोलेंगे, एक्वा रेजिया, याद रखना है, एक्वा रेजिया बनता है 3:1 के अनुपात में मिला देने पर। कैसे मिलाएंगे, HCl अनुपात HNO3 का यह होगा, यह 3:1 के अनुपात में होना चाहिए, याद रखना है। तो ये बनेगा, क्या बनेगा, एक्वा रेजिया। और यह एक्वा रेजिया क्या करता है, तो यह एक्वा रेजिया जो होता है, यह एक्वा रेजिया का नाम होता है अम्लराज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अम्लराज बोलेंगे इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, अम्लराज। और वहीं पर मैंने पीछे आप लोगों को बताया, यहाँ पे H2SO4 बताया था, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक नोट के माध्यम से यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि H2SO4 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, H2SO4 को हम लोग बोलते क्या हैं, तो अम्लों का राजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्लों का राजा बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वा रेजिया को बोलते हैं अम्ल का अम्लराज, याद रखना है, अम्लराज और अम्लों का राजा, यह दोनों चीज़ मैंने एक स्लाइड पर इसलिए बताई कि लोग इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। अम्लों का राजा जो होता है वह क्या होता है, कई चीज़ों से न मिल करके राजा अकेला होता है, और राजा अकेला होगा तो यह H2SO4 जो होता है यह अकेले ही होगा। और एक्वा रेजिया में क्या होगा, तो यह HCl और HNO3 जो होता है, यह दो चीज़ें मिलकर अम्लराज बनते हैं। राज करेंगे। अब राज कैसे करेंगे, तो यह होते हैं सोना को भी एक्वा रेजिया जो होता है या सोना को भी गला देता है। सोना बहुत जल्दी नहीं गलने वाली धातु होती है, सोना को भी गला देगा, याद रखना है, गला देगा, सोना को भी गला देने का कार्य करता है। और अम्लों का राजा जो होता है यह कहाँ पर प्रयोग होता है, तो कार की बैटरी में। क्या होता है, कार की बैटरी में, याद रखना है, कार की बैटरी में यह प्रयोग होता है। कार की बैटरी में प्रयोग इसलिए होता है कि मतलब आप लोग देखे होंगे कि कार की बैटरी की क्षमता के हिसाब से वह कितनी ताकतवर होनी चाहिए, उसको कुछ ताकत तो मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो, ऐसा कमज़ोर अम्ल होगा तो क्या होगा कि देखिए, कार और राजा से रिलेट करेंगे, राजा वही होते हैं जो लोग कार चलाते हैं। आज के ज़माने में तो इम्पॉसिबल है मेरे हिसाब से कि जो जिसके पास पैसा नहीं है, जो पैसा नहीं कमाता है, वो कार ले पाए। ऐसा होता है कि जो लोग आज के ज़माने में राजा हैं यानी पैसे कमाते हैं, तो वो कार चलाएंगे, और उस कार वाले जो भी बैटरी होगी उसमें जो होता है, कौन सा एसिड होता है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड होगा, याद रखना है। अब मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देने की कोशिश करूँगा कि बिना चखे किसी चीज़ को, बिना चखे हम लोग, थोड़ा मोटा हो गया, इसको पतला करते हैं। बिना चखे हम लोग अम्ल और क्षार का कैसे पता करेंगे। तो देखिए, बिना चखे कैसे पता करेंगे, बिना चखे हम लोग
ऐसे पता कर सकते हैं कि क्या होता है कि जैसे किसी चीज़ को हम लोग नाप सकें, तो नापेंगे कैसे? इसके लिए कोई सूचक होना चाहिए, और सूचक उसको बोलते हैं हम लोग कि जैसे सूचक हम लोग उसको बोलते हैं कि जो ये होता है कि जो सूचना पहुंचाए, जैसे सूचक उसको हम लोग बोलेंगे कि जो सूचना पहुंचा दे उसको हम लोग सूचक बोलते हैं। और सूचना पहुंचाने का काम कैसे होता है? तो प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से होता है। तो प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से सूचना पहुंचाने पहुंचाने के लिए प्राकृतिक, सबसे पहले देखेंगे हम लोग प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक देखेंगे, सूचक प्राकृतिक सूचक देखेंगे। देखिए, इस क्लास में मैं आप लोगों को ज़्यादा बकवासबाजी न करके डायरेक्ट टॉपिक की बातें करूंगा। और आप लोग से एक गुजारिश होगी, एक रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने 2-4 दोस्तों से ज़रूर सब्सक्राइब करवाइएगा। बस मेरी इतनी ही गुजारिश है, आप लोग सपोर्ट कीजिए और मैं आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। याद रखिएगा और भूलिएगा मत, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग प्राकृतिक सूचक किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सूचक के बारे में देखेंगे। सूचक को उसे बोलते हैं जो सूचना पहुंचाए या किसी चीज के बारे में बताए, उसको हम लोग बोलते हैं सूचक। सूचक में प्राकृतिक सूचक क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। प्राकृतिक सूचक जो होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो प्राकृतिक सूचक होती हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आता है हल्दी, याद रखना है, हल्दी आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? लिटमस पेपर। क्या आएगा? लिटमस लिटमस पेपर, लिटमस आएगा, लिटमस पेपर नहीं। फिर गुड़हल आएगा, गुड़हल, गुड़हल आएगा, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आएंगी। फिर देखेंगे इतना चीज़ है, तो इससे और भी चीज़ें आती हैं, तो इतने चीज़ के बारे में हम लोग पहले देखेंगे, याद रखना है। अब देखिए, लिटमस जो होता है ये प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत आता है। लिटमस क्या आएगा? लिटमस जो होता है प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत आता है, याद रखना है। प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत आएगा लिटमस। और यह लिटमस कैसे प्राप्त होता है, तो हम लोग मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि लिटमस जो होता है यह रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। क्या होता है? रोसेला। किस लाइकेन से? रोसेला नामक, रोसेला लाइकेन, लाइकेन, रोसेला लाइकेन से प्राप्त होता है। और यह जो लिटमस होता है यह प्राकृतिक सूचक होता है। तो लाइकेन भी क्या होगा? लाइकेन भी क्या होता है? प्राकृतिक सूचक होता है। क्या होता है? प्राकृतिक सूचक होता है। लाइकेन क्या होता है? प्राकृतिक सूचक सूचक होता है, याद रखना है। लाइकेन एक प्राकृतिक सूचक होता है। और लाइकेन किससे प्राप्त होता है? लाइकेन किसके सजीवन से बनता है? तो कवक, कवक और शैवाल। याद करिए, मैंने आप लोगों को पिछली वाली कक्षाओं में बताया है कवक और शैवाल के बारे में। यदि आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे तो जानते होंगे, नहीं देखे होंगे तो जाकर देखिए वीडियो, पूरी तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो कवक और शैवाल जो होते हैं, शैवाल जो होते हैं, इसके संयोजन से बनता है लिटमस। लिटमस नहीं, लाइकेन। और लाइकेन से बनता है लिटमस। और लाइकेन जो होता है एक प्राकृतिक सूचक होता है। अब देखिए, लिटमस लाइकेन जो होता है, लाइकेन वहाँ पर पैदा नहीं होगा, लाइकेन वहाँ पर पैदा नहीं होगा जहाँ पर प्रदूषण होगा। देखिए, प्रदूषण, प्रदूषण जहाँ पर होगा, प्रदूषण जहाँ होगा, जहाँ होगा वहाँ पर, वहाँ वहाँ लाइकेन नहीं पैदा होगा। लाइकेन, लाइकेन पैदा पैदा नहीं होगा, याद रखना है, लाइकेन पैदा नहीं होगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक सूचक बोलते हैं। प्रकृति के अनुसार सूचना देना, प्राकृतिक सूचक बोलते हैं। अब देखते हैं, और देखिए, प्रदूषण जहाँ पर प्रदूषण होगा, जैसे खास करके वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण हो जाए और उस वायु में क्या पाई जाए? सल्फर पाई जाए, सल्फर, सल्फर पाई जाए, तो उस सल्फर वाले स्थान में, सल्फर वाले स्थान पर क्या होगा? सल्फर जिस वायु में पाया जाएगा वहाँ पर एक क्या होगा? लाइकेन पैदा ही नहीं होगा। तो हम लोग जान जाएंगे कि यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ी है। गड़बड़ी का मतलब कि यहाँ पे वायुमंडल साफ नहीं है, प्रदूषण है,
ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग जान जाएंगे। और इसी लाइकेन से प्राप्त होता है लिटमस, समझ रहे हैं। अब लिटमस क्या करता है इसको हम लोग आगे वाली स्लाइड पर देखेंगे। तो लिटमस याद रखना है, लिटमस, लिटमस जो होता है, लिटमस जो होता है क्या करता है, यहाँ पे अम्ल और क्षार की सूचना देता है। कैसे, क्या सूचना देगा, अम्ल और क्षार की सूचना देता है, अम्ल और क्षार की सूचना देता है। तो लिटमस अम्ल में क्या करता है, जब हम लोग अम्ल में लिटमस को डालते हैं, लिटमस देखिए कुछ इस तरह से, एक एक छोटा सा कागज होता है, कागज ले लेते हैं और यह कागज जो होता है बना होता है, कुछ इसी तरीके का होता है। मान लीजिए कि यह नीला जो है, जब यह कागज नीला है, यह कागज जो है नीले कलर का है, इस कागज का रंग नीला है, तो हम लोग इससे अम्ल में डालेंगे। जब हम लोग इसमें इसमें मतलब इसको अम्ल में डालेंगे तो यह किस कलर का हो जाएगा, यह नीला लिटमस कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। और वहीं पर जब क्षार का टेस्ट करेंगे तो अगर लाल लिटमस है तो लाल लिटमस है, लाल लिटमस है, नीला लिटमस और लाल लिटमस, तो लाल लिटमस रहेगा तो यह कैसा हो जाएगा, यह नीला हो जाएगा, याद रखना है। अब देखेंगे हम, एक ट्रिक होती है, जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। याद कैसे करेंगे कि जैसे कोई अम्ल है, अम्ल को हम लोग बोलते हैं देसी भाषा में तेजाब, क्या बोलेंगे हम लोग, तेजाब। तेजाब जो होता है या बैटरी का पानी, इससे क्या होता है कि जब आपके शरीर पर पड़ेगा तो जलन होती है। और जैसे भी हम किसी आदमी के ऊपर तेजाब फेंक देते हैं तो वह कैसा हो जाता है, वह लाल हो जाता है, आग बबूला हो जाता है, वो उसको जलन होने लगती है, तो वह लाल कलर का हो जाता है। उसके जो है परखच्चे उड़ जाते हैं, परखच्चे का मतलब मेरे बताने का मतलब ये है कि उसकी चमड़ियाँ छूट जाती हैं, वह पूरी तरीके से लाल हो जाता है। तो आप लोग याद रखिए कि जब किसी आदमी के ऊपर लाल तेजाब फेंकेंगे तो लाल हो जाएगा। और तो इसी तरह से नीला लिटमस भी अम्ल में जाने पर वह लाल सूचना देता है। जब वो लाल हो जाए तो समझ जाइए कि खतरा है और यहाँ पे एसिड है, समझ रहे हैं। एसिड से बचना चाहिए। और हर एक एसिड के डब्बे पर कुछ संकेत भी दिए रहते हैं, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, जरूर दिया होता है। अब देखेंगे हम लोग गुड़हल की पत्तियां जो होती हैं उसके बारे में, क्या होगा, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, गुड़हल की गुड़हल गुड़हल की पंखुड़ी, पंखुड़ियाँ, गुड़हल की पंखुड़ियों के बारे में हम लोग देखेंगे। गुड़हल की पंखुड़ियाँ क्या करती हैं, तो ये अम्ल के साथ, अम्ल के साथ, अम्ल के साथ और यहाँ पे क्षार के साथ, लिख लेते हैं एक ही बार में, क्षार के साथ, क्षार के साथ, अम्ल के साथ ये कैसी कैसी हो जाती हैं, तो अम्ल के साथ ये कैसी हो जाती हैं, गुलाबी हो जाती हैं, कैसी हो जाती हैं, गुलाबी हो जाती हैं। और क्षार के साथ कैसी हो जाती हैं, तो यह कैसी हो जाती हैं, हरी हो जाती हैं, याद रखना है। यह कैसी हो जाती हैं, हरी रंग की हो जाती हैं। या गुड़हल की पंखुड़ियाँ जो होती हैं अम्ल के साथ कैसी हो जाती हैं, अम्ल के साथ कैसी हो जाती हैं, या गुलाबी हो जाती हैं। और क्षार के साथ कैसी हो जाती हैं, हरी हो जाती हैं, याद रखना है, याद रखना है। अब यहीं पे हम लोग हल्दी को देखेंगे। हल्दी किस किस कलर की होती है, हम लोग हल्दी ले लेते हैं, हल्दी होती है पीली, तो हम लोग पीले कलर की ले लेते हैं कलम। और पीली जो होती है हल्दी जो होती है क्षार के साथ, क्षार के साथ अभिक्रिया करके, क्षार के साथ, क्षार के साथ हम लोग जब हल्दी को टेस्ट करेंगे तो जब कहीं पर हल्दी लग जाए, आप लोग देखे होंगे किसी गमछे में, किसी शर्ट पे, वाइट शर्ट होती है उस पर अगर हल्दी, कोई खाने वाली चीज़ लग जाती है जिसमें हल्दी है, बहुत ज़्यादा हल्दी है, तो उसको हम लोग जब उसके साथ जैसे साबुन से धोते हैं या धावन सोडा से ही धोते हैं तो वह होता है क्षार। जब हल्दी क्षार के साथ अभिक्रिया करती है तो उस सफ़ेद शर्ट का, सफ़ेद शर्ट के ऊपर कैसा धब्बा बन जाता है, तो लाल धब्बा बन जाता है। कैसा धब्बा बन जाएगा, कैसा धब्बा बन जाएगा, वहाँ पे धब्बा बन जाता है लाल रंग का, याद रखना है, लाल रंग का धब्बा बन जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे आगे बढ़ के कि कुछ अम्ल होते हैं और वह किस में पाए जाते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। अम्ल और वह किस में पाए जाएंगे, जैसे कुछ अम्ल के नाम लिखूंगा मैं और वह किस चीज़ में पाए जाएंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यह होता है, यहाँ पे हम लोग एक कॉलम बनाएंगे इस तरीके से, छोटा सा है, ज़्यादा नहीं है। हम लोग देखेंगे अम्ल का नाम, यहाँ पे लिखेंगे अम्ल का नाम और यह किस में पाया जाता है, यह किस में पाया जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे किस में, किस में पाया जाता है। तो अम्ल किस में पाया जाएगा, तो एसिटिक एसिड होता है, एक होता है एसिटिक एसिड,
एसिटिक एसिड होगा, एसिटिक एसिड होगा, यह किस में पाया जाएगा? तो यह सिरका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है, याद रखना है। किस में पाया जाएगा? सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड। अब होता है एक फार्मिक एसिड। क्या होता है? फार्मिक, फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड जो होता है, फार्मिक एसिड या मेथोनोइक एसिड, या मेथोनोइक एसिड, मेथोनोइक एसिड। फार्मिक एसिड या मेथोनोइक एसिड दोनों चीज जो होता है कहाँ पर पाई जाती है? चींटी के डंक में। किस में पाई जाती है? चींटी के डंक में पाई जाती है। और या नेटल की पत्तियां होती है। एक नेटल पौधा होता है, नेटल एक पौधा होता है, नेटल, नेटल की पत्तियों में। इसमें नेटल की पत्तियों में, यह कहाँ पर पाया जाता है? तो पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है नेटल, नेटल की पत्तियों में। अब आगे देखेंगे हम लोग लैक्टिक एसिड, एक नहीं साइट्रिक एसिड के बारे में देखेंगे। साइट्रिक, साइट्रिक एसिड जो होता है यह किस में पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड जो होता है यह पाया जाता है नींबू में। किस में पाया जाएगा? नींबू में, याद रखना है, नींबू में पाया जाता है। अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे, अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड यह किस में पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध या दही में। किसमें पाया जाएगा? दही में। अब देखेंगे हम लोग ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड यहाँ पे लिख लेंगे। ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाएगा? तो यह पालक या टमाटर, किसमें पाया जाएगा? टमाटर, टमाटर के अंतर्गत पाया जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड, एक होता है एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, यह कहाँ पर पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है आंवला में, आंवला में। और आंवला क्या होता है? यह विटामिन, विटामिन, विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत होता है आंवला, याद रखना है। आंवला के अंतर्गत पाया जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी का जो होता है यह एक बहुत अच्छा स्रोत होता है। और एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से ही हम लोग विटामिन सी को भी जानते हैं, याद रखना है। एक होता है टार्टरिक एसिड। क्या होता है? टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड कहाँ पर पाया जाएगा? तो यह पाया जाता है इमली में। किसमें पाया जाएगा? इमली में। इमली के अंदर पाया जाएगा। अंगूर, अंगूर में पाया जाएगा। और कच्चा आम, कच्चा आम के अंतर्गत पाया जाएगा, आम में पाया जाएगा। तो यह होते हैं कुछ ऐसे अम्ल जो कहाँ पर पाए जाते हैं उसके बारे में मैंने यह सब बताया। जिसमें यह था, यहाँ पे एसिटिक एसिड था। एसिटिक एसिड में जो था यह, एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाएगा? तो सिरका में पाया जाएगा। फार्मिक एसिड पाया जाएगा चींटी के डंक में। यह पूछता है चींटी के डंक में कौन सा मतलब एसिड पाया जाता है? तो फार्मिक या मेथोनोइक, दोनों में से कोई भी दे देता है। और दोनों नहीं देता है, याद रखना है, दोनों एक साथ नहीं देगा, अलग अलग करके देगा। या तो यही फार्मिक देगा या तो मेथोनोइक देगा, दोनों में से एक ही चीज़ देगा, याद रखना है। साइट्रिक एसिड जो होता है कहाँ पर पाया जाता है? नींबू के अंतर्गत, नींबू के अंतर्गत पाया जाएगा। और वहीं पर लैक्टिक एसिड जो होता है दही या दूध में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पर पाया जाता है? पालक और टमाटर में पाया जाता है। एक्सकॉर्बिक एसिड कहाँ पर पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। और टार्टरिक एसिड कहाँ पर पाया जाता है? इमली, अंगूर और कच्चा आम के अंतर्गत पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्षार जो होता है, क्षार के बारे में हम लोग देखेंगे। तो क्षार कहाँ पर पाया जाएगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कौन सा क्षार कहाँ पर पाया जाता है? ये देखेंगे क्षार, क्षार। और यह कहाँ पर पाया जाएगा? कहाँ पर, कहाँ पर पाया जाता है? पाया जाता है, याद रखना है। क्षार जो होता है कहाँ पर पाया जाता है तो उसके बारे में देखेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम का एक क्षार होता है। कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार होता है। यह, इसको हम लोग बोलते हैं चूना का पानी। चूना के पानी में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाएगा? चूना के पानी में, का पानी में पाया जाएगा, पानी में पाया जाता है, याद रखना है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा? अमोनियम, यहाँ पे लिखेंगे अमोनियम
अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होगा यह कहाँ पर पाया जाएगा, तो यह खिड़की और कांच को साफ करने में ये इसका यूज होता है। यह कहाँ पर यूज होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे पाया नहीं जाता है, यूज होता है। ये लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे यूज। तो यह अमोनियम जो होता है, एमोनियम नहीं होगा यहाँ पे, अमोनियम होगा। अमोनियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होगा कहाँ पर पाया जाएगा, खिड़की और कांच को साफ करने में। किसको साफ करने में, खिड़की और कांच को, खिड़की या कांच को साफ करने में, कांच को साफ करने में इसको इसका यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, या पोटेशियम 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 हाइड्रोक्साइड जो होता है, यह कहाँ पर पाया जाता है, तो साबुन में पाया जाएगा। कहाँ पर पाया जाएगा, साबुन में यूज होता है इसका। अब देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आप लोग देखे होंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है कहाँ पर पाया जाता है, तो यह मिल्क ऑफ मैग्नीशियम पाया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशिया में पाया जाएगा, याद रखना है, मैग्नीशियम पाया जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पर पाया जाएगा, और एक चीज़ में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है इनो आप लोग देखे होंगे, इनो और पिए भी होंगे। 6 सेकंड में जो काम करता है उसमें यही क्षार पाया जाता है, जो कि आदमी के पाचन शक्ति में जो होता है अम्लीयता को, एसिडिटी को कम कर देता है। याद रखना है, एसिडिटी को कम कम कर देता है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे फिनाप्थेलिन, जो कि प्राकृतिक सूचक ना होकर के यह कैसा सूचक होता है, फिनाप्थेलिन जो होता है यह एक कृत्रिम सूचक होता है। कैसा सूचक होता है, फिनाप्थेलिन कृत्रिम सूचक होता है। फिनाप्थेलिन जो होता है यह कैसा सूचक होता है, यह भी सूचक के बात ही काम करता है। यह भी सूचक है। कैसा सूचक है, तो यह कृत्रिम सूचक है। कैसा सूचक है, कृत्रिम सूचक है। और यह क्या करता है, फिनाप्थेलिन जो होता है अम्ल के साथ, अम्लीय अम्लीय जो भी अम्ल में होता है, अम्ल में, यहाँ पे अम्लीय न करते, अम्लों में लिखते हैं। अम्लों में यह कैसे हो जाता है, यह रंगहीन हो जाता है। कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। और वहीं पर क्या होता है, जब यह फिनाप्थेलिन जो होता है क्षारों में जो होता है, क्षारों में कैसा हो जाता है, तो यह गुलाबी कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है, गुलाबी कलर का हो जाता है। याद रखना है, यह एक सूचक है फिनाप्थेलिन। और यह अम्लों में कैसा हो जाता है, तो रंगहीन हो जाता है। और क्षारों में कैसा हो जाता है, तो गुलाबी कलर का हो जाता है। याद रखना है। उदासीनीकरण के बारे में हम लोग देखेंगे। उदासीनीकरण क्या होता है, या तो न तो इसमें न तो अम्ल की अभिक्रिया होती है। उदासीनीकरण के बारे में हम लोग देखेंगे। उदासीनीकरण में क्या होता है, इस अभिक्रिया जो उदासीनीकरण होता है, इसमें क्या होता है, न तो अम्ल बनता है, न तो अम्ल होगा, और न ही क्षार होगा। दोनों में से कुछ नहीं होगा, याद रखना है। तो बनता क्या है, सवाल ये है कि न तो अम्ल बनेगा न तो क्षार बनेगा। यही दोनों है, सत्य है। या दोनों चीज़ें, यही दोनों लाइन तो सत्य है। लेकिन यह बनता क्या है, तो यह बनता है लवण। क्या बनता है, लवण। इसको हम लोग बोलते हैं साल्ट। इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंग्लिश में साल्ट बोलते हैं। और उदासीनी अभिक्रिया के द्वारा यही बनता है। और इसमें कौन सी चीज़ और अलग होती है, H2O, जल, उदासीनी अभिक्रिया के द्वारा। तो और एक चीज़ और निकलता है, जल और उष्मा भी निकलती है। याद रखना है, हीट निकलेगा। क्या निकलेगा, हीट निकलता है, हीट निकलता है। अब देखिए, इसकी मैं एक अभिक्रिया करवा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एक सिंपल सा लेंगे, HCl प्लस NaOH प्लस, यहाँ पे अभिक्रिया का चिन्ह लेंगे और यह प्राप्त होगा NaCl प्लस H2O प्लस हीट, उष्मा को बाहर निकाल देंगे। अब देखेंगे
तो यह जो होता है, ये Cl जो होता है, अब देखेंगे ये Cl कहाँ पर पाया जाता है, ये Cl कहाँ पर पाया जाता है, ये Cl कहाँ पर पाया जाता है, तो ये Cl हमारे पेट के अंदर भी पाया जाता है, पेट के अंदर कहाँ पर पाया जाएगा, पेट के अंदर, कहाँ, किस वाले भाग में, अमाशय, किस में पाया जाएगा, अमाशय, अमाशय में पाया जाता है। अब देखते हैं कि यही चीज़ जो है, ये Cl जब बढ़ जाता है तो हमारा जो भोजन है, ये Cl बढ़ जाने के कारण हमें कैसा कैसा लगता है, तो यह हमको लगता है एसिडिटी हो गई है। कैसा लगता है कि हम लोग को क्या हो जाता है, HCl जब हमारे पेट में बढ़ जाता है, HCl जब बढ़ जाता है तो हमको कैसा लगता है, अम्लीयता का गुण प्राप्त होने लगता है, अम्लीयता होने लगती है। मतलब हमको ऐसा लगेगा कि यह जो है एसिडिटी हो गई है, ढकार आएगी और सही से पाचन नहीं होगा। तो इसको सही करने के लिए, इसको कम करने के लिए हम लोग किस क्षार का यूज करते हैं, इनो क्या चीज़ यूज करेंगे हम लोग, इनो को यूज करते हैं। और इनो में मैंने आप लोग को बताया कौन सा क्षार पाया जाता है, तो कौन सा क्षार पाया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या पाया जाएगा, हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या बोलेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया बोलते हैं, याद रखेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। अब देखते हैं इसका यूज हम लोग तभी करेंगे जब एसिडिटी होती है, तो हम लोग ऐसे इसका यूज करेंगे, इनो, यहाँ पे लिए इनो प्लस एसिटिक भोजन, अम्लीय भोजन, यहाँ पे लेंगे अम्लीय भोजन, और उसके बाद देखिए यह अभिक्रिया करवाएंगे तो यह हम लोग को प्राप्त करेगा नमक यानी साल्ट, फिर उसके बाद प्राप्त होगा जल, और फिर प्राप्त होगा उष्मा, और हमारा अपच पाचन जो होगा, अम्लीयता जो होगी खत्म हो जाएगी। समझ रहे हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस स्थिति में प्रयोग होता है, अपच की स्थिति में प्रयोग होता है। अरे ये क्या हो गया, हिल रहा है क्या, हिल रहा है, मुझको लग रहा है पूरा हिल गया होगा, तो यह स्लाइड ही हिल गई है पूरी। तो छोड़िए, जाने दीजिए, कंप्यूटर का यह जो है दिमाग हिल जा रहा है, उसके बारे में हम लोग छोड़ देते हैं। अब देखते हैं एक और चीज़, एक और अच्छी जानकारी है कि जब आप लोग को चींटी काट देती है, चींटी काट देती है या बिच्छू काट देता है, बिच्छू आप लोग काटा होगा या किसी को भी काटा होगा, गांव में जब बिच्छू काटता है ना तो बोलते हैं लोग कि यह बहुत झूठा आदमी है, बहुत झूठ बोलता है, इसीलिए बिच्छू काटता है इसको बार बार। तो ऐसा नहीं होता है, बिच्छू डंक मारता है, जब बिच्छू का डंक जो होता है, बिच्छू का डंक से हमें क्या होता है, इसको जब डंक मार देता है तो इसको मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पे बताया था, कहाँ पर बताया था मैंने आप लोग को, बिच्छू के डंक में कौन सा चीज़ पाया जाता है, यहाँ पे ऊपर बताया था मैं आप लोग को, ये फार्मिक, यहाँ पे चींटी या नेटल की पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक या मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। तो उसी तरह बिच्छू में पाया जाएगा, बिच्छू में भी क्या पाया जाएगा, ये इसमें भी एसिड ही होगा, क्या होगा, एसिड ही होगा। अब वो फार्मिक हो या मेथोनोइक हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब इन दोनों को काट देने या जो डंक मार देने के बाद इसको हम लोग सही कैसे करते हैं, तो आप लोग देखे होंगे खाने वाला सोडा, क्या देखे होंगे, खाने वाला सोडे देखे भी होंगे, और आप लोगों के घर रहता भी होगा खाने वाला सोडा लीजिए, और इस सोडे को जहाँ पर डंक मारा है वहाँ पे पानी में भिगोकर थोड़ा सा ऐसे रगड़ दीजिए, तो उसका असर क्या होगा, एसिडिक से बेस की तरफ हो जाएगा, यानी क्षारीय हो जाएगा, याद रखना है। और बिच्छू का डंक जो है कम आप लोगों को लगेगा, कि मतलब ज़्यादा असर नहीं करेगा। और उसके बाद बिच्छू कभी भी डंक मारे या कोई सांप काटे तो मेरा मानना है कि सबसे पहले आप लोगों को कहाँ पर जाना चाहिए, हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहिए। अब पूरा तड़के ही जाना चाहिए, या नहीं धड़क जाइए, आप लोग को वहाँ पर डॉक्टर होंगे, जल्द से जल्द दवाई देंगे अस्पतालों में, और आप लोग सही हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि किसी पाठ पूजा के चक्कर में पड़िए, अपना जीवन बर्बाद कीजिए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, सीधा अस्पताल भागिए, किसी को और को भी काटे तो जागरूक होइए और उसको अस्पताल ले जाने की कोशिश कीजिए। अस्पताल ले जाएंगे तो वह आदमी
सही हो सकता है कि हो जाए, लेकिन किसी झाड़ फूंक जंतर मंतर के चक्कर में पड़ेंगे तो आदमी मर भी सकता है। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे मृदा उपचार के बारे में। मृदा उपचार के बारे में हम लोग देखेंगे। मृदा उपचार ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा, इसमें देख लेते हैं मृदा उपचार। एक पन्ने का है, यह छोटा सा ही है। मृदा उपचार, मृदा उपचार, उपचार के बारे में हम लोग देखेंगे। मृदा उपचार के बारे में हम लोग देखेंगे। तो मृदा में खराबी क्यों कब आती है? तो मृदा में खराबी तभी आएगी जब मृदा हो जाएगी अम्लीय, अम्लीय हो जाएगी, या क्या हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। क्षारीय मृदा हो जाए या अम्लीय मृदा हो जाए। जब अम्लीय मृदा हो जाएगी तो हम लोग इसमें कौन सी चीज़ मिला देंगे? बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ हुआ चूना। क्या मिलाएंगे? चूना, या बुझा हुआ चूना है, या बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना मिला देंगे हम लोग। याद रखना है, जब यह जो मृदा होगी जब क्षारीय हो जाएगी तो हम लोग इसमें कौन सी चीज़ मिलाएंगे? जैव पदार्थों के द्वारा हम लोग इसकी क्षारीयता को दूर करते हैं। जैव पदार्थों को मिलाते हैं। किस चीज़ को मिलाएंगे? जैव पदार्थ को। और जैव पदार्थ की किस चीज़ को मिलाएंगे? राख को मिलाएंगे। जैसे राख होती है, आप लोग देखे होंगे, किसी भी लकड़ी या कोयले की राख होती है, उसको हम लोग क्षारीयता को दूर करने के लिए मिला देते हैं। कारखानों से जो निकला हुआ वाटर होता है वो कैसा होता है? तो कारखानों से निकला हुआ वाटर जब जमीन में मिल जाता है तो यह कैसा होता है? कारखानों, कारखाना आप लोग देखे हैं? कारखानों से जो भी वाटर निकलता है यानी पानी निकलता है वो कैसा होता है? तो वो उसका जो भी उसकी उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसका गुण जो होता है, प्रॉपर्टी बोलेंगे। जो वाटर की कारखानों से निकलने वाला जो वाटर होता है उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो कैसी होती है? एसिडिक होती है। कैसी होती है? एसिड होता है। और इसको हम लोग दूर करने के, जब मिट्टी में मिल जाता है तो इसको हम लोग दूर करते कैसे करते हैं कि वो मतलब मिट्टी सही हो जाए, तो इस उसमें हम लोग कौन सी चीज़ मिला देंगे? उसको हम लोग उसमें हम लोग कौन सी चीज़ मिलाते हैं? तो उसमें हम लोग मिलाते हैं क्षार। क्या मिलाएंगे? क्षार मिला देंगे। याद रखना है, क्या मिलाएंगे? क्षार को मिला देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी मिट्टी खराब नहीं होगी। याद रखना है, मिट्टी खराब नहीं होगी क्षार मिला देने से। एसिड वाले पानी के कारण जो जमीन में पानी मिल जाता है, कारखानों के आसपास की भूमि जो होती है बंजर पड़ने लगती है, तो उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं? क्षार मिला देते हैं। याद रखना है ये सब चीज़ें। अब देखेंगे हम लोग रैन, एसिडिक रैन जो होता है उसके बारे में। एसिडिक रैन मतलब अम्लीय वर्षा। क्या होगा? अम्लीय, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा के बारे में हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक, एसिडिक रैन। क्या बोलेंगे? एसिडिक रैन बोलते हैं। एसिडिक रैन बोलेंगे, एसिडिक रैन बोलते हैं। और यह एसिडिक रैन किसे नुकसान पहुंचाती है? तो एसिडिक रैन सबसे पहले इमारतों को, इमारतों को, इमारतों को नुकसान पहुंचाती है। वो नुकसान पहुंचाएगी। किसको नुकसान पहुंचाती है? इमारतों को नुकसान पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। याद रखना है। और एसिडिक रैन क्या होती है में क्या होता है कि एसिडिक रैन में क्या होता है? जो एसिड होता है, एसिड की प्रबलता जो होती है वह बढ़ जाती है। और एसिड कौन कौन से एसिड होते हैं उसको हम लोग लिखते हैं, सीरियल नंबर से लिखेंगे। CO2 और SO2, फिर उसके बाद होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे SO2 प्लस उसके बाद होगा NO2, NO2। अब यह वर्षा के जल के साथ कौन सी एसिड बना देते हैं? यहाँ पे वर्षा का जल, यहाँ पे लिखेंगे वर्षा का जल। वर्षा का जल के साथ कौन सा हम मतलब अम्ल बनाते हैं? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है यह बनाता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक, कार्बोनिक एसिड क्या बनाएगा? कार्बोनिक एसिड बनाएगा। और यह बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर वाला जो होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। और वहीं पर नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होगा नाइट्रिक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा? नाइट्रिक एसिड बनाएगा। अब इन्हीं तीनों से मिलकर जो भी वर्षाएँ होंगी, इन्हीं तीनों को मिला के जो वर्षा होगी वो उस वर्षा को हम लोग बोलेंगे अम्लीय वर्षा। इन तीनों को मिलाकर जो वर्षा होगी उसको हम लोग बोलेंगे अम्लीय, अम्लीय
वर्षा बोलेंगे, याद रखना है, अम्लीय वर्षा, इन्हीं तीनों को मिलाकर होने वाली जो वर्षा होती है। और देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ, अम्लीय वर्षा के कारण ही हमारे बहुत फेमस इमारत है ताजमहल, ताजमहल हमारा खराब हो रहा है। ताजमहल क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। और ताजमहल के पास एक रिफाइनरी को बंद किया गया था। आप लोग उसको उसका नाम बताइएगा। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ताजमहल के आजू बाजू में एक रिफाइनरी थी, तेल रिफाइनरी थी, वो कहाँ पर थी और उसको बंद कर दिया गया, भारत सरकार ने उसको बंद कर दिया। तो इस चीज़ को आप लोग बताइएगा, याद रखना है, इस चीज़ के बारे में आप लोग बताइएगा। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक का सफ़र हम लोग के साथ ख़त्म हुआ। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, किसके साथ? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के साथ। और आप लोगों से एक गुजारिश है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने 2-4-10 दोस्तों को। और साथ ही साथ मेरी एक और चीज़ आप लोगों से गुजारिश है कि पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए, मम्मी पापा और अपने बड़े बुजुर्ग गुरुजन का आदर सत्कार कीजिए। किसी भी गुरु के खिलाफ मत बोलिए, ज़्यादा बोलना चाहिए, जो गुरु गलत है उसके बारे में बोलिए और जो नहीं गलत है उसका आदर सत्कार कीजिए। गुरु का विरोध करना भी एक कला होनी चाहिए। ऐसा विरोध नहीं कि जब गुरु सही है तो विरोध करें, गुरु गलत हैं तो आप विरोध कर सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि हाँ सर आप यहाँ पर गलत हैं, हाँ सर, हाँ मैम आप यहाँ पे गलत हैं। तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि जो चीज़ गलत है उसका विरोध करिए, आदमी का विरोध मत करिए। गलत जो संदेश होते हैं उसका विरोध करिए तो ठीक रहेगा। साथ ही साथ अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर से दूर रहिएगा। बाकी जब जो भी सब चीज़ें हैं, विज्ञान की जो चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे खड़ा रहूँगा, आप लोगों को बताने के लिए पूरी तरीके से तत्पर रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, इसके साथ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के साथ। जय हिंद, जय भारत।